हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आपने पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने मास मेजरमेंट की बात की थी और अब जो अगली क्वांटिटी है टाइम, और टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है और टाइम है क्या, टाइम क्या है वो तो आप समझ सकते हैं। अब जिसको देखते हैं घड़ी में कहते हैं टाइम है, जिसको धूप देखते हैं कि यहाँ तक आ गई कहते हैं बहुत टाइम हो गया, वहाँ तक पहुँच गई और टाइम हो गया, ऊपर सन आ गया तो कहते हैं और टाइम हो गया। तो टाइम वही है जिससे जल्दी या देर का सेंस डेवलप होता हो, उसको आप टाइम कहते हैं। अभी और तभी का सेंस डेवलप होता हो वो टाइम है। तो जो भी टाइम जो क्वांटिटी है तो वो तो फिर घड़ी जो पड़ती है वही है। तो इसी को हम लोग बात करेंगे कि कैसे मेज़र किया जाता है, और इसको मेज़र करने के लिए हर वो मोशन या हर वो चीज़ जो अपने आप को इक्वल इंटरवल्स के बाद रिपीट करती है, अपनी मोशन को, अपने चेंजेस को, तो उसका यूज़ करते हैं हम टाइम के मेज़रमेंट में। तो टाइम क्या है? आइंस्टाइन ने पहले कहा कि टाइम इज़ व्हाट, ओके, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स, यही होता है। ओके, सो टाइम इज simply what a clock reads। ठीक, ये नहीं बोलते टाइम क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। सो ये क्या है? ये तो मेजरमेंट, यानी जो घड़ी में देखते हैं वही आप कहते हैं कि ये टाइम हो रहा है। तो इसका मेजरमेंट कैसे होता है? सो टाइम कैन बी मेजर्ड using anything, any variation which varies, which repeats its pattern or motion after regular intervals or fixed intervals। तो ये मेजरमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही चैनल पर हैं तो वीडियो को शेयर करिए बहुत लोगों तक, और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए मोटिवेट करिए, और ख़ुद पूरा वीडियो देखा करिए। अपने सुझाव जरूर हमारे तक भेजिए कैसे इस काम को और अच्छा किया जा सकता है, और बिल्कुल साथ बने रहिए। तो चलते हैं, फिर बात करते हैं मेथड्स, टाइम कैसे मेजर किया जाता है। तो हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सो मेजरमेंट of time can be done by using what? By using any motion or change which repeats itself, क्या ये कह सकते हैं ना, repeats itself after fixed interval of time। तो इनका यूज करते हैं। अब ये बहुत सारा हो सकता है, कह सकते हैं कि फ्रीली ऑसिलेटिंग पेंडुलम कोई भी हो सकता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये हो सकता है। तो इसके बाद वाइब्रेशन किसका? क्वार्ट्ज का, डे और नाइट का होना, ये भी हो सकता है। तो सोलर क्लॉक आप नाम सुनते होंगे, सैंड क्लॉक, ये सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ये सब रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज हो सकता था? सो फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, ये हो सकता है। दूसरा चीज क्या कह सकते हैं? मोशन ऑफ अर्थ round the sun,
ये, या आप क्या कह सकते हैं, मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ, occurrence of डे एंड नाइट, वही है डे एंड नाइट, ये क्वार्ट्स वाइब्रेशंस वहाँ पर भी होता है कि अगर आप वेरिंग प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके क्वार्ट्स के अपोजिट फेस पर, तो दूसरे वाले अगले अपोजिट फेस के जो फेसेस के जो पेयर है उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ये भी है, या वाइब्रेटिंग पोटेंशियल आप लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर वेरिएशन डेवलप हो जाएगा। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ क्वार्ट्स, तो ये भी हो सकता है रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी तो है, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, ये हो सकता है। अब ये अलग बात है कि हर एटम में, अलग साइज का एटम में, अलग एलिमेंट के एटम में ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, अलग होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग होगी, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा इसमें। तो ठीक है, किसी एक का ले लेंगे, तो वहीं पर सीजियम का उसी लिए स्टैंडर्ड लिया हुआ है। ओके, तो रेडियो एक्टिव डीके ये तो खैर पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका भी यूज़ कर सकते हैं टाइम को डिटरमिन करने में। ओके, जो टाइम पास हो चुका है। सो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन ऑसिलेटर्स, ये हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, सो इन पीरियोडिक मोशन के अलावा भी क्या हो सकता है, हम अदर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ओके, सम मेथड्स other than periodic changes can also be used। ओके, तो ये कौन से मेथड है, जैसे रेडियो एक्टिव डीके। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डीके, तो इसमें से कार्बन डेटिंग वगैरह में करते हैं, ठीक है ना, एज कार्बन डेटिंग। तो यहां पर कार्बन डेटिंग क्या है, क्योंकि हम जो हमारे आसपास जो कार्बन अवेलेबल है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 में एक सर्टेन रेशियो है। कार्बन 14 क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव है, और हम बाहर से कार्बन लेते रहते हैं और फिर छोड़ते रहते हैं, या हमारी बॉडी में आता रहता है, बॉडी से जाता भी रहता है। तो हमारी बॉडी में जो कार्बन है इस समय, उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो होगा वो बाहर में जो ट्रीज़ में है इस समय वैसा ही होगा जैसा हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे लिए सोर्स कार्बन का क्या है, नेचर ही है। अब कोई चीज़
मान लेते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, तो वो बाहर से कार्बन लेना देना क्या करता है, बंद कर देता है। तो उसमें कार्बन 12 तो उतना रह जाता है, और बहुत दिनों बाद अगर किसी कोई रॉक है या कोई वुडन पीस है, बहुत दिनों बाद उसको फिर उसमें स्टडी किया गया और कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशियो को चेक किया गया, तो उसमें क्या होता है, कार्बन 14 पहले से कम हो गया होता है। तो एक उसका सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें वो कम होते होते कितना हो जाएगा, उसका एक सर्टेन हाफ लाइफ है। तो इससे उसकी एज का पता लगाते हैं कि नॉर्मल रेशियो कैसा होना चाहिए, जैसा अभी बैलेंस्ड है, और उस डेड थिंग में जो पहले कभी कार्बन का लेन देन कर रहा होगा, वुडन पीस है, कोई बोन है, कोई कुछ होगा, तो उसमें अब कितना कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो रह गया है। तो उससे उसकी एज पता करते हैं कि कब इसकी डेथ हुई होगी। तो उसके बेस पर हम फॉसिल्स को की एज को या उसके पीरियड को हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम बताएं कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे टाइम मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड जो लिया गया है, तो जो हम कह रहे थे कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कुछ इसी से रिलेटेड क्या होता है, सीजियम 133 एटम में ये जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को लिया गया है कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, तो वो वाइब्रेशन पहले आपको एक वीडियो में जो हम लोग टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड लिखा गया है वहाँ पर बताया गया था कि ये क्या हो जाएगा, 9,192,000,000 ओके 631,770 वाइब्रेशंस जितने टाइम में हो जाते हैं सीजियम 133 में। उसके हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में जो ग्राउंड स्टेट का हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, तो सीजियम 133 के ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मतलब उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ग्राउंड लेवल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके आसपास बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स, बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, तो इसको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको अभी आगे जब हम लोग एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे तो उसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे इस बात को। हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं है 10+2 लेवल में, लेकिन थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो लेकिन ये बाद में हो सकता है, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो उसी को कह रहे हैं कि सीजियम 133 के ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में इसमें इलेक्ट्रॉन के कितने वाइब्रेशन हो सकते हैं, वही 9,192,631,770 वाइब्रेशंस जितने टाइम में हो जाएंगे वही टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। तो ये हम लोग इसको लिखते हैं, तो टाइम स्टैंडर्ड है। सो इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड कैसे लिया जाता है, इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड यूनिट ओके। ये यूनिट काफ़ी प्रिसाइज यूनिट बोलते हैं, 1 सेकेंड है, ठीक है। 1 सेकेंड तो एक बार तो हम लोग लिख चुके हैं, अब ये कितना है फिर एक बार और लिखते हैं कितना है। सो 1 सेकेंड इज ड्यूरेशन और दिस इज टाइम इंटरवल इन विच, सो 1 सेकेंड is the time interval needed for 9,192,631,770 vibrations of the radiation corresponding to
transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 एटम। ओके, ऐसा यहां से टाइम इंस्टेंशन लिया हुआ है। सो ये वाइब्रेशन देखे कहाँ जाते हैं? सीजियम एटॉमिक क्लॉक में। तो दीज वाइब्रेशंस कहाँ ये यूज किए जाते हैं? सो दिस स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है? स्टैंडर्ड, so this standard is maintained by using cesium atomic clocks। इसको बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। ओके, cesium atomic clocks। इस क्लॉक में क्या होता है? जो सीजियम एटम में के जो वाइब्रेशंस हैं वो रेगुलेट करते हैं इसके मोशन को। सो इन दिस क्लॉक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम आइटम रेगुलेट the motion of clock। ठीक, तो ये बहुत ही प्रिसाइज है और इस क्लॉक से क्या कर सकते हैं? इतना प्रिसाइज है कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 1 × 10⁻13 सेकेंड, यानी अगर 10⁻13 सेकेंड चलता रहा तो ये कितना इसमें एरर आ सकती है? 1 सेकेंड की एरर आ सकती है। और 10⁻13 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम हो गया, यानी हमारा लाइफ भी 10⁻9 सेकेंड के आसपास का होता है और ये 10⁻13 सेकेंड उसका 10,000 गुना। ठीक है, उतना बड़ा टाइम अगर चलता रहेगा तो 1 सेकेंड का इसमें एरर आ सकता है। तो दिस इज highly precise। okay, so this clock is highly precise। okay, और कितनी अनसर्टेनिटी होती है? and has uncertainty precise, highly precise and has uncertainty of 1 × 10⁻13। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 10⁻13 सेकेंड चलती है तो इसमें मैक्सिमम एरर 1 सेकेंड की तब आ सकती है। means it will associate a maximum error of 1 second when it runs for 10⁻13 सेकेंड। ओके,
इतना देर तक अगर चलता रहे तो 1 सेकेंड की इसमें एरर आ सकती है। तो हमारे यहाँ कौन स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है? हमारा जो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी 3 क्लॉक्स एटॉमिक क्लॉक्स के हेल्प से मेंटेन करता है। सो इन आवर कंट्री नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी maintains national standard of time, okay, using three atomic clocks तो जो भी इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है उससे इसको लिंक किया जाता है और उसके रिलेटिव ये टाइम पड़ता है। ओके, द इंडियन टाइम स्टैंडर्ड is linked to this clock। जनरली हम IST एब्रिविएशन यूज करते हैं इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के लिए, टू दिस क्लॉक टू रीड द इंडियन टाइम। ओके, तो वैसे ही अब जैसे बाकी में हम रेंजेस देख रहे थे, यहाँ पर भी हम टाइम के रेंजेस कैसे देख सकते हैं। तो आप जान रहे हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एटम्स के चारों ओर, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो 10⁻⁻15 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनका एग्जिस्टेंस ही होता है 10⁻20 सेकेंड, 10⁻22 सेकेंड, 10⁻18 सेकेंड, ऐसा होता है। तो बहुत सारे रेंजेस ऐसे हैं। और बाकी हम लोग जो नाम लेते हैं, जो सन का लाइफ है, जो हमारा ये जो सोलर सिस्टम का जो सन है उसका जो लाइफ है, वो हम मानते हैं कि 500 करोड़ साल अभी चलेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो ये भी 10⁻+15 सेकेंड, ओके, 10⁻+18 सेकेंड में जाता है। तो ये जो टाइम के रेंजेस हैं उनको हम देख सकते हैं। तो आपके जहाँ जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे टेबल दे रखे हैं इनके लिए, जो रेंजेस के लिए। तो बहुत सारे हैं कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही 10⁻24 सेकेंड के लिए होता है। तो ओके, सो रेंजेस ऑफ टाइम, बहुत सारे ऐसे रेंजेस हैं। तो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस of some fundamental particles, ये 10⁻24 सेकेंड। ओके, एक चीज और अक्सर मानते हैं कि न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी 1 फर्मी को क्रॉस करने में, 1 फर्मी डिस्टेंस को लाइट कितने देर में क्रॉस करेगी? 10⁻22 सेकेंड। ओके, सो टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस
न्यूक्लियर डिस्टेंस ये लगभग 10⁻22 सेकेंड। ठीक है, हमारा रिस्पांस क्या होता है, हम कितनी दो अलग अलग, अब 9th क्लास में पढ़े होंगे, दो अलग अलग साउंड्स को कितने इंटरवल के बाद दो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस किए जाएं कि हम उनको अलग अलग भी पहचान सकें। तो 1/10 सेकेंड। ठीक, हमारा जो रिस्पांस होता है, एक्शन होता है, वो एवरेज 1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड के आसपास होता है। तो वही हमारा आँख, जो आप बोलते हैं ना कि जो आई लिड्स हैं वो बंद या होती हैं, या हम थोड़े अपने आँख को लेफ्ट या राइट घुमा सकते हैं, वो टाइम 1/10 सेकेंड का है, के एवरेज का है। ये हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं 1/10 सेकेंड में काम करते हैं। ठीक, और हमारा जो लाइफ टाइम है 10⁻9 सेकेंड के आसपास का है। अर्थ एक राउंड सन को घूम जाता है 10⁻7 सेकेंड के आसपास में। अर्थ का रोटेशन क्या है, एक राउंड अपने एक्सिस पर 10⁻5 सेकेंड के आसपास है। मून का रिवोल्यूशन अर्थ के चारों 10⁻6 के आसपास है। तो ये सब स्टैंडर्ड तो ये सब जो ड्यूरेशंस हैं हम रफली याद कर सकते हैं। उसको तो हम जानते ही हैं कि अर्थ का मूवमेंट या रिवोल्यूशन सन के चारों ओर 1 ईयर में होता है। 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 1 डे में 86,400 सेकंड होते हैं। तो वैसे ही 1 ईयर में कितने होंगे, आप वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये जो टाइम है, हमारा लाइफ स्पैन है, कह रहे थे ना कि लाइफ स्पैन 10⁻9 सेकेंड का है। ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ कितने टाइम का है, या हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कितने होते हैं। सो और रिफ्लेक्सेस ये क्या होते हैं, 10⁻⁻1 सेकेंड के होते हैं। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून ये 10⁻5 सेकेंड का है लगभग। वैसे ही अर्थ के लिए क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सब ऑर्डर है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ऑफ अर्थ ये कितने टाइम में हो जाता है, ये 6 है। रोटेशन 10⁻5 सेकेंड में हो जाता है। अर्थ का रोटेशन जान ही रहे, 86,400 कह रहे हैं, 1 डे में होता है अपने एक्सिस के चारों ओर, तो 10⁻5 सेकेंड के ऑर्डर का है। ठीक है, रिवोल्यूशन आप जानते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये 10⁻7 सेकेंड का है। हमारा जो लाइफ स्पैन ऑफ मैन, ओके, ह्यूमन, ये कितना है, 10⁻9 सेकेंड है। तो ऐसे बहुत सारे आप इंटरवल्स ले सकते हैं, और इससे बड़े बड़े, ठीक है, 10⁻17 सेकेंड जो बोलते हैं कि यूनिवर्स की उम्र है, एज ऑफ यूनिवर्स कितना हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, 10%। तो एज ऑफ यूनिवर्स इसकी बात करते हैं। सो एज ऑफ यूनिवर्स कितना पुराना हो गया, 10⁻17 सेकेंड। तो वैसा कुछ नाम लेते रहते हैं। तो ये सब है इस पार्ट में। तो इस तरह हम लोग टाइम वाला पार्ट भी इस मेजरमेंट में, ये टाइम मेजरमेंट का पार्ट भी क्या हुआ, अभी ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, पूरा देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।